गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपका अकाउंट चालू करने वाला हूँ। सेमेस्टर 4 का बीकॉम का बीकॉम का सेमेस्टर 4 का मैं अकाउंट्स का लेक्चर चालू करने वाला हूँ। आज जो आपका चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वो ठीक है। तो अभी उस चैप्टर का पहले मेरे को आपको बेसिक समझाने दो, तो बेसिक होता क्या है, कि बेसिकली रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। अब मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी इंकॉर्पोरेट होती है जेड लिमिटेड से। ठीक है। अब उसको मनी रेज करना है पब्लिक के थ्रू। अब पब्लिक के थ्रू पैसा रेज करना है तो दो ऑप्शन है। या तो तुम शेयर्स इशू करो, या तो तुम डिबेंचर्स इशू करो, या तो तुम बैंक से लोन लो। अभी प्रॉब्लम क्या रहता है, अभी फॉर एग्जांपल बैंक के लोन के इंटरेस्ट ज्यादा रहते हैं या फिर डिबेंचर में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, वो एक प्रॉब्लम रहता है। तो अभी हमको शेयर इशू करने के, अब शेयर्स हर कोई जल्दी लेता नहीं है, और स्पेशली इक्विटी शेयर्स को जल्दी लेता नहीं है। बिकॉज उसमें ना तो रीपेमेंट की गारंटी रहती है एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, और सेकेंड चीज फिक्स डिविडेंड भी नहीं मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में कैसा रहता है, आपको कैपिटल रीपेमेंट भी गारंटी रहती है, और प्लस आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। जो प्रेफरेंस शेयर हम जब इशू करते हैं, अब उसको हम लोग लाइफ स्पैन के लिए नहीं इशू कर सकते। हम रिड्यूरेबल भी कर सकते हैं या इरिडेम्पल भी कर सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है वो। अभी रिडेम्पशन में होता क्या है बेसिकली, हमको हमारा एक स्पैन ऑफ टाइम के बाद हमको प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाने का है। उसको बोलते हैं हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का बेसिकली मतलब है रीपेइंग द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू द होल्डर्स। ठीक है। अब इसमें होता क्या है मालूम है, रिडेम्पशन के अंदर कि हमारा शेयर कैपिटल जो है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाता है। अब शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा तो बैलेंस शीट भी रिड्यूस होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो जो हमारे आउटसाइडर्स है, जो भी क्रेडिटर्स है, बैंक में से जो भी लोन प्रोवाइड करे, अब उन लोग को भी खतरा रहेगा कि यार इन लोग ने तो रीपेमेंट कर दिया है प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, तो हमारा क्या होगा। अब उस केस में क्या करना है, जब हम कैपिटल रीपे करते हैं ना, तो हमको उसी का अमाउंट हमको एक नए अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं सीआरआर अकाउंट। अब जब हम लोग रिडीम करेंगे प्रेफरेंस शेयर, हम लोग दो चीज से कर सकते हैं। या तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर से, या तो फिर जो भी हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स अवेलेबल है, फ्री रिजर्व है, उससे हम कर सकते हैं। हम लोग कैपिटल रिजर्व से रिडम्पशन नहीं कर सकते हैं, एज पर कंपनी लॉ ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अब हमको कैसे करना है, हमारा जो कैपिटल रिप्लेस होगा वो कैसे होगा, या तो हम लोग नए शेयर इशू करेंगे या तो इक्विटी और प्रेफरेंस। लेकिन अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्रिएशन ऑफ कैपिटल नहीं बोलेंगे, सिर्फ कैपिटल से ही वो होगा। कि हम लोग बोलेंगे कि हाँ सर डिबेंचर भी तो क्रिएट होता है, लेकिन डिबेंचर कैपिटल नहीं होता है। डिबेंचर एक बोरोड फंड्स होता है, लोन फंड्स होता है, तो उसको हम नहीं मानेंगे। अगर हमको रिडीम करना है शेयर्स, तो हमको या तो इक्विटी शेयर इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, या तो फिर हमारे पास जो भी प्रॉफिट्स अवेलेबल है पास प्रॉफिट, वो हम यूज करते हैं। अब अगर पास प्रॉफिट का पेमेंट, अगर पास प्रॉफिट का अमाउंट यूज करते हैं ना, तो उसको हमको नए अमाउंट कैप अकाउंट में डालना है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब हमारे फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है पहले तो ये समझना पड़ेगा। एक है जनरल रिजर्व होता है, एक रेवेन्यू रिजर्व होता है, रिजर्व फंड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रहता है, और कोई भी दूसरा रिजर्व जो के यूटिलाइज में हो, यूटिलाइज हो सकता हो। जो फंड हम यूटिलाइज नहीं कर सकते वो फ्री रिजर्व नहीं होगा। अभी इसमें ना मैंने एक शॉर्ट फॉर्म हमारा है, GRDR, प्रॉफिट विच इज फ्लक्चुएटिंग यूटिलाइज। तो ये सारे प्रॉफिट हम यूज कर सकते हैं, और जो भी प्रॉफिट का हम अमाउंट यूज करेंगे उसको हम लोग नए अकाउंट में डाल देंगे, उसको बोलते हैं सीआर अकाउंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है। अब उसमें मैंने और एक लिस्ट बनाया कि नॉन डिजर्व प्रॉफिट्स में क्या क्या आएगा। अब जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, सीआरआर का कुछ पुराना बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है, मतलब ये सारे रिजर्व हमको नहीं यूज करना है। सिर्फ जो फ्री रिजर्व है वो फ्री रिजर्व का मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया, GRDR, प्रॉफिट विच इज फ्लक्चुएटिंग एंड यूटिलाइज, तो ये सारे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जो हम लोग सीआरआर क्रिएट करते हैं, मतलब जब हम, अभी मैंने रिडम्पशन अनाउंस किया कि मुझे हमारे प्रेफरेंस होल्डर्स को मनी लौटाने का है। अब मैं फ्रेश इशू कर रहा नहीं हूँ, मैंने बोला भाई इतने प्रॉफिट है कि भाई मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो अब जब मैं जो अमाउंट यूज कर रहा हूँ डिजिटल प्रॉफिट में से, जब मैं उसको ट्रांसफर करता हूँ सीआरआर के लिए, अब हम ये सोचेंगे कि सीआरआर फिर किधर यूज होगा। सीआरआर सिर्फ
बोनस शेयर इशू करने के लिए होगा, ताकि क्या कैपिटल वापस जो नॉर्मल अमाउंट था हमारा जितना हमने इशू करे थे उस पे वापस चले जावे। तो सीआरआर कैन ओनली बी यूज फॉर बोनस शेयर्स, फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स ओनली, अदरवाइज इट कैन नॉट बी यूज। और जो हमारा अभी कभी कभार क्या रहता है मालूम है, दो कंडीशन देते हैं, या तो हम लोग रिडम्पशन एट पार करते हैं या तो हम रिडम्पशन एट प्रीमियम करते हैं। अगर हम रिडम्पशन एट प्रीमियम करेंगे, आप उसका अमाउंट कहाँ से यूज करेंगे, उसके लिए फ्रेश इशू नहीं चाहिएगा। अगर हमारे पास इतने डिविजिबल प्रॉफिट्स है तो हम उधर से हमारा प्रीमियम यूज कर लेंगे, जो भी है हम प्रीमियम एडजस्ट कर लेंगे। किससे? डिविजिबल प्रॉफिट से। वो है अपना जीआरडीआर एंड प्रॉफिट विच इज फ्लक्चुएट रियलाइज। अब जब हम लोग रिडम्पशन करेंगे ना तो हम लोग पार्टली पेड अप का नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है वो। पहले हमको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेंगे शेयर, उसके बाद हम उसको रिडीम करेंगे। अभी ना ये चैप्टर का ना पूरी सिर्फ जनरल एंट्रीज है, बहुत सिंपल चैप्टर। अगर आप सही से ये चैप्टर मेरे साथ समझ जाओगे तो आप इजीली कर सकते हो। 15 मार्क का एक इजी सम अगर आ जाएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब मैं जनरल एंट्रीज बताता हूँ, ठीक है। अभी जैसे कि ना हमारी कुछ फिक्स एंट्रीज है, आई थिंक सो समथिंग अराउंड 3 एंट्री स्टार्टिंग में आती है, और उसके बाद 4 फिक्स्ड एंट्रीज आती है, हर सम में करना ही हो आपको। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे शेयर पार्टली पेड अप है, फुल्ली पेड अप नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल कॉन्ट्री एंट्री मारूंगा। जो हम लोग नॉर्मली जब हम लोग इशू ऑफ शेयर्स करते थे 12th स्टैंडर्ड के अंदर, उसके अंदर हम ये एंट्री पास करते थे, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर जब हमको मनी रिसीव होता है हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। अब देखो ये चैप्टर में ना अगर आपको शॉर्टकट करना है ना तो आप क्या कर सकते हो मालूम, मैं डायरेक्टली ऐसी एंट्री मार दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर करना है तो ये दोनों सेपरेट एंट्री मारोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंबाइंड एंट्री पास हो तो, क्योंकि देखो प्रेफरेंस है कैपिटल, प्रेफरेंस है फाइनल कॉल डेबिट है क्रेडिट है, तो आप कट कर दोगे तो ऑब्वियसली जो नेट एंट्री बचेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस है कैपिटल, वो भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब ये जो एंट्री ना, एंट्री नंबर 2 जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर्स, ये अभी आना बहुत रेयर हो गया है, ये जल्दी आता नहीं है सम्स के अंदर। और जो फोर फीचर की भी एंट्री वो जल्दी आती नहीं है जेन्युइनली। बाकी अगर आप नॉर्मली कर सकते हो, अगर आपको याद करना है तो ये हम लोग ने ये 12th स्टैंडर्ड में हमने कर चुके इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के अंदर, तो आप वहां से मतलब वो कर सकते हो। अब कभी कभार क्या होता है, हमको रिडम्पशन करना होता है ना, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी बेच देते हैं, ठीक है, ये फिक्स्ड एंट्री है। अब रिडम्पशन, अभी हम जब इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो नॉर्मल एंट्री क्या आती है मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये तो नॉर्मल एंट्री हो गई। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट में अगर बेच रहा हूँ ना तो हमारी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि जो भी प्रॉफिट रहता है वो क्रेडिट साइड पे जाता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, सब क्रेडिट साइड में आता है, तो इसलिए हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करे। अब अगर लॉस में हम बेच रहे हैं ना तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जो भी लॉस होता है, लॉस ऑन मशीनरी हो गया, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, तो हम उसको डेबिट साइड में रखते हैं। तो अगर प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट बेच रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर हम प्रॉफिट में बेचेंगे, लॉस में बेचेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग जब शेयर इशू करेंगे तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, नॉर्मल जो हम लोग पार पे करते हैं वो। फिर प्रीमियम पे हमारी एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी इसमें ना एक और एक कैच है, सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री में आएगा, लेकिन जो हमारा वर्किंग नोट है ना उधर नहीं आएगा। और जब मैं सम्स करूंगा आपको बताऊंगा कि क्या कैच है इसके अंदर। फिर डिस्काउंट की एंट्री नहीं आती है, बिकॉज एज पर कंपनी लॉ हम जो भी शेयर इशू करते हैं, चाहे प्रेफरेंस हो इक्विटी हो, हम डिस्काउंट पे नहीं इशू कर सकते, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर ही कर सकते। वो आपको आपके लॉ के चैप्टर में आएगा, जो चैप्टर नंबर 1 है कंपनी लॉ, उसके अंदर आपको ये आएगा चीज। फिर फर्दर हमारी रिडेम्पशन की एंट्रीज चालू हो जाएगी, 4 फिक्स एंट्रीज है। ये जो ऊपर के एंट्रीज है ना, ये एज पर इन्फॉर्मेशन होगा। अगर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सब में कि इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है, या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या फिर पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप कर रहे हैं, तो ही करना है। नॉर्मली ये चीज अगर आएगी तो करना है, ना नहीं करना है। लेकिन ये जो 4 एंट्री है ना, ये आपकी फिक्स एंट्रीज है, ठीक है। सबसे पहला तो अगर हम रिडम्पशन ऑफ शेयर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, जो भी हमारा कैपिटल का अमाउंट है और प्रीमियम का अमाउंट है, हम उसको नए अकाउंट में डालेंगे, इसको बोलेंगे प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट फॉर टेम्पररी पर्पस। उसके एंट्री आएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली कैंसिल कर रहे तो हम नॉर्मली कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है जो कि लायबिलिटी में दिखाया जाता है, तो हमको कैंसिल करने का डेबिट कर देंगे। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, हम लोग जो भी है दोनों अमाउंट है ना, इसको टेम्पररी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। फिर फर्दर कभी क्या मैंने आपको बताया पार भी करते हैं, डिस्काउंट पर हम रिडेम्पशन कभी नहीं करोगे, क्योंकि हमें फायदा ही नहीं है, कोई आके शेयर्स खरीदेगा ही नहीं। अगर मैं कम बोलूंगा कि भाई मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ, लेकिन मैं जब रिडेम्पशन करूंगा तो डिस्काउंट में करूंगा, कोई लेगा ही नहीं पैसा, ऑब्वियसली कोई क्यों अपना नुकसान करेगा।
फिर या तो हम रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर पार भी कर सकते हैं। उसकी एंट्री आएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो जो कैपिटल का अमाउंट है ना वो होल्डर्स में जाएगा। या तो प्रीमियम पे होगा तो एंट्री आएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और अगर रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर पार है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, जब मैं आपको पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था कि जो हमारा प्रीमियम और रिडेम्पशन है वो किससे यूटिलाइज होता है, डिविजिबल प्रॉफिट ही का यूज होता है। तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, बराबर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रेफरेंशियल अकाउंट। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि जो कैपिटल का अमाउंट है तो प्रीमियम हो गया। कैपिटल का अमाउंट दो चीजों यूटिलाइज होता है, आइदर आउट ऑफ फ्रेश इशू और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, या तो फिर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब मैंने आपको और एक चीज बोला था उस उधर पॉइंट में कि अगर डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट यूज कर रहे हो तो आपको उसको नवे अकाउंट में डालना है, जिसको बोलते हैं सीआरआर अकाउंट, जिसको और एक नाम बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये फुल फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म है सीआरआर अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिविजन प्रॉफिट यूज किया ना उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट नॉर्मली होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, अब जब वो रिड्यूस होता है डेबिट होगा, ऑब्वियसली लेस होगा तो डेबिट होगा। तो एंट्री आएगी डिविजन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब जब आप पेमेंट करेंगे ना तो इसके एंट्री आएगी प्रेफरेंशियल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ऑब्वियसली पेमेंट करेंगे तो बैंक से पैसा जाएगा, वो तो ऑब्वियस चीज है। ये चार आपकी फिक्स एंट्रीज है। अगर प्रीमियम रहा, रिडम्पशन प्रीमियम पे रहा तो चार एंट्री, पार पे रहा तो तीन एंट्री, तो प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार ये एंट्री नहीं आएगी अगर बोला है कि जो हमने रिडेम्पशन किया है वो फुल्ली आउट ऑफ या फ्रेश इशू करे, तो फिर ये एंट्री भी नहीं आ सकती है। वो डिपेंड ऑन द समय के समय क्या बोला है। अभी इस चैप्टर के अंदर ये एंट्रीज अगर आप अच्छे से याद कर लो तो ये चैप्टर एकदम इजी है, कुछ टफ नहीं है। खाली एक वर्किंग नोट आपको समझना पड़ेगा कि वर्किंग नोट कैसे बनाने का है, बाकी जनरल एंट्री एकदम इजी है। अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो हो जाएगा। अब मैंने आपको और एक चीज बोला था कि सीआरआर किधर यूटिलाइज होता है, सिर्फ बोनस शेयर में। अब बोनस शेयर के लिए भी लोग स्पेसिफिकेशन देंगे सब में कि बोनस शेयर है कि नहीं। अब बोनस शेयर की ना, ये देखो एंट्री नंबर 11 आपको दिख रही है, फुल पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप। इसके अभी चांसेस कम है, ये एंट्री जल्दी नहीं आएगी बीकॉम के अंदर। ठीक है। तो अभी आप ये वाली एंट्री देख लो, पहली वाली, जब फुल्ली पेड अप शेयर हम बोनस डिक्लेयर करते हैं तो उसके एंट्री आएगी सीआरआर अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट अपने पास पड़ा है वो। अगर मैं ज्यादा बोनस शेयर इशू कर रहा हूँ तो फर्दर मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकता हूँ, और अगर कम पड़ा तो मैं फर्दर डिविजिबल प्रॉफिट यूज करता हूँ टू बोनस शेयर होल्डर, मैं उसको बोनस शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दूंगा टेम्परली। तो एंट्री क्या आएगी सीआरआर, सिक्योरिटीज में। अगर अगर सीआरआर का अमाउंट कम पड़ा तो, और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का फर्दर अमाउंट कम पड़ा तो डिविजिबल प्रॉफिट यूज करूंगा, फिर लिखूंगा टू बोनस शेयर होल्डर। ठीक है। फिर जब हम लोग इशू ऑफ बोनस शेयर करेंगे, ये तो डिक्लेरेशन की एंट्री हो गई कि हम लोग डिक्लेयर करके एक सेपरेट अकाउंट में रख रहे हैं जिसको बोलते हैं बोनस टू शेयर होल्डर। सीआरआर रिड्यूस करेंगे, अगर सीआरआर का अमाउंट कम पड़ा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे, फर्दर सिक्योरिटीज प्रीमियम का अगर अमाउंट कम पड़ा तो डिविजिबल प्रॉफिट यूज करेंगे। ठीक है। अब हम लोग जब बोनस शेयर इशू करेंगे तो वो कैपिटल बन जाएगा, ऑब्वियस चीज है। उसके एंट्री आएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। मैं ये जो वीडियोस बनाऊंगा अभी वो मैं पार्ट्स में बनाऊंगा, बिकॉज एक लंबा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा तो लोग भी बोर हो जाएंगे, लोगों को भी मजा आएगा नहीं। और मैं सम्स के भी वीडियो अभी नेक्स्ट पार्ट से सम्स में स्टार्ट कर दूंगा, ज्यादा सम्स है नहीं, थोड़े बहुत समझिए। ये एंट्रीज प्लीज मैं बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अच्छे से याद करना। अगर ये एंट्रीज अगर आपको आ गए, ये थोड़ा बहुत भी थियरी आपको आ गया, 15 मार्क आपके हाथ में रहेंगे। और अगर थियरी भी अच्छे से होता है ना तो थियरी क्वेश्चन आते हैं लास्ट में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहता है शायद तक, जो भी लास्ट क्वेश्चन रहता है 20 मार्क्स का आता है, उसमें शॉर्ट नोट भी आता है, कई बार क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं। अगर ये थियरी भी अगर आपको अच्छे से याद होगा तो वो भी इजी हो जाएगा, और आपका एमसीक्यू भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से मैं सम स्टार्ट करूंगा, मैं आपके साथ सम्स करूंगा, मैं पूरा बताऊंगा पूरा प्रोसीजर कैसे करने का है, कि जनरल एंट्रीज प्लीज अच्छे से याद करना। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।